वेलकम आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल में मैं राधा कृष्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बायोलॉजी वाले पार्ट में हैं। हमने आपको पहले से ही टाइम टेबल दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि 3 दिन आपका जियोग्राफी चल रहा है। तो ज्योग्राफी की जो क्लास थी 3 दिन लगातार हो चुकी है। अब उसके बाद जो है 3 दिन हम लोग ये आगे इसके बाद हम लोग पूरा बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो हम लोगों ने इसके पहले कुछ टॉपिक पढ़ लिए बायो में। जो लोगों का पहला क्लास है वो लोग पिछले टॉपिक्स को भी जो है कवर करें, चैनल पर वीडियो दिया हुआ है। आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक, और उत्सर्जन तंत्र में सबसे पहले ये चीज क्या होता है उत्सर्जन तंत्र वो जानना आवश्यक है, पहली चीज। उसके बाद हम लोग क्या क्या किस तरीके से प्रोग्रेस करेंगे उसको जो है जानना है हमें। तो ध्यान देंगे मेरी बात। उत्सर्जन तंत्र होता क्या है? देखिए, एक है एक्सक्रीशन सिस्टम, अंग्रेजी में इसे कहेंगे एक्सक्रीशन सिस्टम। ठीक, और एक होता है इजेशन सिस्टम। एक्सक्रीशन सिस्टम और इजेशन सिस्टम दोनों अलग चीज है। ध्यान देंगे, जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के दौरान मतलब जब खाना खाते हो तो उसके लिए एक उपापचयी क्रिया होती है। ठीक है, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उपापचय की क्रिया होती है। तो ये जो उपापचय की क्रिया होगी, उस उपापचय की क्रिया के दौरान कुछ टॉक्सिक यानी पदार्थ हमारे शरीर में बन जाते हैं। उन विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना एक्सक्रीशन सिस्टम कहलाएगा। क्लियर? और इजेशन क्या है? इजेशन सिस्टम में जब आप खाना खाते हो तो ध्यान देंगे, खाना खाते समय जो अनपचा भोजन रह जाता है, ठीक है, याद करें अगर आप, तो जब आप खाना खाते हैं आहार नाल से, भोजन आपके मुख से आहार नाल से होते हुए जो है आपके अमाशय में आता है, अमाशय से आंतों में आता है, आंतों से फिर जो है ये मलाशय में आता है और यहां से गुदा द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये जो गुदा द्वार द्वारा बाहर निकलता है यानी एनस द्वारा जो बाहर निकलता है उसे हम इजेशन कहते हैं। उसे हम इजेशन कहते हैं। लोग इसको मिक्स करते हैं, है ना, समझ नहीं पाते। इजेशन अलग है, एक्सक्रीशन अलग है। तो ये जो हम लोग मल त्याग करते हैं उसे हम लोग एक्सक्रीशन नहीं कहेंगे, उसे हम लोग इजेशन कहते हैं। ठीक, ये आपके जो है, जो आपने इसके पहले पढ़ा हुआ था, इसके पहले वाले के चैप्टर में जो आपने पढ़ा था कि कैसे पाचन तंत्र काम करेगा, वो पाचन तंत्र का पार्ट है इजेशन, है ना। जो अनपचा हुआ भोजन है वो बड़ी आंत से होते हुए अंत में आकर निकल जाता है बाहर। ये हो गया आपका इजेशन। एक्सक्रीशन क्या है उसको समझिए। एक्सक्रीशन ये है कि आप वही खाना जो खाए हैं उस खाना खाने के दौरान, उसको खाने को पचाने के दौरान जो उपापचय की क्रिया हुई है उसमें कुछ ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं उसको बाहर निकालना जो है कहलाता है आपका एक्सक्रीशन सिस्टम। ठीक, अब देखिए बात यहां पर हमारी समझिएगा कि जो विषैला पदार्थ है बेसिकली वो है क्या? बोलता है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजनस यानी नाइट्रोजनी जो पदार्थ हमारे शरीर में है उपापचय के दौरान जो पैदा हुआ, वही पदार्थ हमें बाहर निकालना है। अब वो पदार्थ अमोनिया के रूप में, यूरिया के रूप में, किस रूप में बाहर निकल रहा है उसको हमें जो है देखना है आगे, है ना। ध्यान देंगे मेरी बात। इम्तिहान में जो आपके पूछता है मुख्य रूप से मनुष्यों के बारे में तो पूछता ही पूछता है, कुछ ऐसा भी पूछता है जो मनुष्यों से हट करके भी पूछता है। जैसे
हम लोग मनुष्य हैं तो हमारे लिए जो है, ध्यान देंगे मेरी बात, ये मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थ शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को एक्सक्रीशन सिस्टम कहेंगे। और ध्यान देंगे ये पूरी क्रिया जो परफॉर्म कर रहा है, बेसिकली जो मुख्य अंग है हमारे शरीर में वो किडनी है। और किडनी जो ये क्रिया करती है उस क्रिया को हम लोग समस्थैतिकता यानी होमियोस्टैटिसिस कहते हैं। क्लियर, समझ पा रहे हैं बात हमारी? तो ध्यान देंगे हमारे शरीर में, मनुष्यों के शरीर में या जो बड़े बड़े जो मैमल्स हैं उनके शरीर में जो है किडनी है। किडनी फिल्ट्रेशन का काम कर दे रही है, ठीक है। फिर यहां पर ध्यान देंगे किडनी जो फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, तो किडनी हमारे शरीर में है लेकिन छोटे छोटे, जैसे मान लो कोई और जीव है, पक्षी है, कोई छोटी सी छिपकली है या मतलब कॉकरोच है, तो इन लोगों में तो नहीं होता है। तो इन लोगों में भी किसी न किसी तरीके से जो मतलब जो वेस्ट पदार्थ है, जो विषैले पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकलते होंगे। तो वहां से भी आपके इम्तिहान में कभी कभी सवाल पूछ लेता है। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे। ध्यान देंगे मेरी बात कि अब यहां पर थोड़ा सा आपको एक चीज, पूर्व ज्ञान यानी जो पिछली चीज आपको मैंने पढ़ाई है वो आप काम आने वाला है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग, मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग जो है ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम मैंने पढ़ाया है उसको एक बार रेफर करें, है ना, अगर नहीं समझ में आए तो। और अगर समझ में आ जाता है तो कोई बात नहीं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, समझेंगे। बोलता है कि रक्त जो है अशुद्ध रक्त, देखिए दो चीजें हैं। एक होता है फिल्टर करना यानी छानना, और एक होता है प्यूरिफाई करना यानी कि शुद्धिकरण करना। फिल्टर करना और प्यूरिफाई करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। आपके पास आरओ लगता है तो आरओ क्या करता है? आरओ प्यूरिफाई करता है और फिल्ट्रेशन दोनों काम करता है, ठीक। लेकिन जो चाय की छन्नी है वो क्या करती है? वो फिल्टर करती है। दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, ध्यान दीजिए। आपके इम्तिहान में पूछ सकता है ये। देखिए आपका जो हार्ट है ना, जो हार्ट है आपका, ये हार्ट जो कार्य कर रहा है, बेसिकली हार्ट का जो कार्य है वो है आपका प्यूरिफाई करने का कार्य, ठीक। रक्त को शुद्ध करने का काम है, यानी जो अशुद्ध रक्त है उस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त बनाने का काम है, ठीक है। कैसे करता है? पंपिंग स्टेशन कैसे करता है, पूरा जो है फेफड़े में आता है, क्या करता है, कैसे करता है, ये पूरा आपको पढ़ाया गया है कि जितने अशुद्ध रक्त हैं सबसे पहले दाहिने आलिंद में आएंगे, फिर यहां से दाहिने निलय में जाएंगे, फिर यहां से अशुद्ध रक्त फेफड़े में जाएगा और फेफड़े से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजनेटेड होगा ये अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त बन जाएगा, अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त बन जाएगा, ठीक। अब ध्यान देंगे मेरी बात, ये शुद्ध रक्त कहां आएगा? ये शुद्ध रक्त फिर से हृदय के बाएं आलिंद में आएगा। बाएं आलिंद से ये जो है अब बाएं निलय में आएगा। क्लियर? अब बाएं निलय से शुद्ध रक्त निकल के जाएगा। जाएगा कहां निकल के? ध्यान देंगे मेरी बात, यहां पर रक्त का शुद्धिकरण हुआ है, लेकिन अभी इस रक्त में जो विषैले चीज हैं, जो विषाक्त चीजें हैं, जिसमें टॉक्सिन है, विष जो है, वो अभी यहां से नहीं निकला है। तो ये रक्त शुद्ध तो हो गया है लेकिन फिल्टर नहीं हुआ है अभी। इस रक्त को फिल्टर करने के लिए, यानी जो इसमें विष पदार्थ है, टॉक्सिक पदार्थ है, बेसिकली जो हम कहेंगे नाइट्रोजन जो है, उसको बाहर करने के लिए इसको भेजा जाएगा। कहां पर? किडनी में भेजा जाएगा।
ये किडनी को भेज देगा। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ रही है? किडनी में जाएगा तो वहां पर छन्नी लगी हुई है, छन्नी का काम जो करने वाला है वो उसका नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है? नेफ्रॉन। और किडनी का एक और नाम है रीनल। किडनी का एक और नाम है रीनल। जैसे इसका भी तो एक और नाम है, पढ़ाया मैंने आपको। हार्ट का एक और नाम है, याद करिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मैंने बताया था, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक, कार्डियक मतलब हृदय होता है। ध्यान देंगे मेरी बात। अभी हम लोग आ रहे हैं, ये खाली समझिए आप कि आपके शरीर के अंदर उपापचय की क्रिया के बाद रक्त में, ध्यान देंगे, रक्त में कुछ विषाक्त पदार्थ मिल गए हैं। क्लियर? और पहली चीज तो वो विषाक्त पदार्थ भी है और साथ में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना और ऑक्सीजन को उसमें मिलाना, यानी इसको शुद्ध करने का काम हृदय में हो रहा है, हृदय और फेफड़े से हो रहा है। ठीक है, और जब यहां से शुद्धिकरण इसका हो जाएगा तो जो इसमें विषाक्त पदार्थ है, टॉक्सिक मटेरियल है, उसको छानने के लिए भेज दिया जाएगा, किडनी के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, अभी किडनी पर आएंगे हम लोग, उससे पहले आइए एक और बात समझते हैं। बेस समझ में आ गया है? क्या क्या हमें पढ़ना है? तो यही जो छानने की क्रिया है, कैसे छानता है ना, जो छानने की पूरी क्रिया है उसे समस्थैतिकता कहते हैं, होमियोस्टैसिस कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो होमियोस्टैसिस है, ये होमियोस्टैसिस कैसे होता है, क्या पूरा परफॉर्मेंस इसका होता है, उसको हम लोग समझेंगे। उससे पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मेरी बात समझिए कि अलग अलग तरह के जीव में अलग अलग तरीके का टॉक्सिक पदार्थ पाया जाएगा। ठीक, और यह निर्भर किस बात पर करेगा, यह समझिए। अगर कोई ऐसा जीव है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, याद करना नहीं पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं समझे तो फिर याद करना पड़ेगा पूरा। आप कहीं भी देखोगे केवल याद करा रहा है आपको, किताब से लेकर के कहीं चैनल पे आप देख लोगे, याद कराएगा। मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दें। जो ज्यादा जल एब्जॉर्ब कर रहा है, जो जीव ज्यादा जल एब्जॉर्ब करेगा, वो जीव के शरीर में अत्यधिक टॉक्सिक पदार्थ बन रहे होते हैं। और जो जीव कम जल एब्जॉर्ब करता है, कम जल पीता है ना, उस जीव के शरीर में कम टॉक्सिक पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो देखिए ना, अगर ऐसा कोई जीव जो जल में ही रहता हो, वही उस पूरा हरदम 24 घंटा जल में ही रहता हो, तो जाहिर सी बात है कि उसके शरीर में वो जल जो है हमेशा पूरा जल में ही है वो। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि मैंने बोला कि जिसके शरीर में जल ज्यादा होगा, जो जल ज्यादा मतलब जो है ग्रहित कर रहा है, उसके शरीर के अंदर भगवान ने ऐसी संरचना बनाई है कि ज्यादा विषैले पदार्थ बनेंगे। ठीक, फिर उसके बाद जल से जो स्थल में आया, उसके में थोड़ा सा तुलना में उससे कम विषैला पदार्थ बनेगा। फिर उसके बाद जो मरुस्थल में रह रहा है, जो जीव मरुस्थल में रह रहे हैं, उनमें और कम तुलना में और कम टॉक्सिक पदार्थ बनेंगे शरीर में। ठीक है, और जैसे जो कीट पतंगे हैं, है ना, कीट पतंगे हैं, चिड़िया है, पक्षी हैं, ये सब जो है, ये एकदम पानी थोड़ा और कम इनके जो है शरीर में जाता है, इनको और कम पानी की आवश्यकता होती है, तो इनके शरीर में और कम टॉक्सिक लेवल जो है होता है। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे आप ये समझिए कि जीवों में जो जीव ज्यादा जल ग्रहण कर रहा है, उसके शरीर के अंदर ज्यादा टॉक्सिक मात्रा में जो है, मतलब ज्यादा विषैला पदार्थ बन रहा है। सबसे विषैला जो है वो है आपका अमोनिया। ठीक, ध्यान देंगे,
अमोनिया, अमोनिया अमोनोटेलिक, अमोनिया देखिए ध्यान देंगे, जिन जीवों के अंदर अमोनिया जो है अमोनिया बन रहा है और अमोनिया को जो है एक्सक्रीट करना है, तो देखिए उन्हें हम लोग अमोनियोटेलिक कहते हैं। ये अमोनियोटेलिक बेसिकली वो होते हैं जो जल में रहते हैं, यानी कि ये इतने विषैले होते हैं कि जैसे बने शरीर में, है ना, जैसे शरीर में बने तुरंत इनका निकल जाना शरीर से आवश्यक है, और अगर तुरंत नहीं निकल गए तो फिर जो है ये समस्या करेंगे, है ना। इंसान के शरीर मतलब उस जीव के शरीर में विष फैला देंगे और वो जीव मर जाएगा। तो जैसे ही अमोनिया जो है शरीर में बना तो जल के माध्यम से वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जलीय जीव हुए, सारे जलीय जीव, स्पेशली मछली आपके इम्तिहान में पूछता है तो जलीय जीव, ठीक है। इनमें अत्यधिक जल की हानि होती है ना। ध्यान देंगे, इनको हम लोग अमोनोटेलिक कहते हैं, अमोनोटेलिक। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आए, हम लोग बेसिकली यूरिया जो है निकालते हैं, ठीक है। यूरिया अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है, लगभग 1.5 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख गुना कम टॉक्सिक होता है। 1 गुना 2 गुना नहीं, 1 लाख से 1.5 लाख गुना कम टॉक्सिक होता है कौन? यूरिया। किसकी तुलना में? अमोनिया की तुलना में। तो यह आपके शरीर में कुछ देर तक रह सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक अगर यह भी रहेगा तो भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, हम लोग जो सेक्रीट कर रहे हैं, बेसिकली जो बात कर रहे हैं वो यूरिया की बात, ठीक है। यूरिया सेक्रीट करते हैं जो कि कम टॉक्सिक होता है तुलना में किसके? अमोनिया के, और इसलिए इसमें कम जल की हानि भी होती है तुलना में किसके? अमोनिया सेक्रीशन वालों के, ठीक। जो लोग अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनकी तुलना में जो लोग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उसमें जल की कम हानि होती है। चले आगे, आगे बोलता है, देखिए इसको जो यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है यूरिक एसिड, जिसे हम लोग यूरिकोटेलिक कहते हैं, यूरिक एसिड। ध्यान देंगे, हम लोगों के शरीर में भी कभी कभी यूरिक एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो किडनी में पथरी हो जाती है, ठीक। अब ध्यान देंगे, ये वो जीव जो डेजर्ट में रह रहे हैं, जिनको पानी कम मिल रहा है, ठीक है, तो वो ध्यान देंगे, वो अमोनिया सेक्रेट कर नहीं मतलब अमोनिया उनके सेक्रेट कर नहीं पाएंगे, या यूरिया की मात्रा उतना जो है पानी तो पीते नहीं है इतना कि मतलब वो यूरिया जैसी चीज को सेक्रेट कर पाए, तो फिर वही उनके शरीर में क्या बनता है? यूरिक एसिड बनता है। ये रवेदार हो जाता है, पानी होता नहीं है शरीर में उतना, तो ये रवेदार हो जाता है, ठीक है। और रवेदार हो जाता है और वो सेक्रेट होता है। इसमें बेहद कम जल का जो है, बेहद कम जल की हानि होती है। तो ऐसे 4 दिन 6 दिन 10 दिन जो है अपने शरीर में उस वेस्ट मटेरियल को लिए रह सकते हैं। इसमें एकदम कम जल की हानि होती है, तुलना में कम जल की हानि होती है किसमें? यूरिकोटेलिक में, ठीक है। और ध्यान देंगे, कुछ पक्षी ऐसे हैं, मतलब कुछ जीव ऐसे भी हैं जो नाइट्रोजन पदार्थ को बदल करके ग्वानीन में बदल करके, ये एकदम कम विषाक्त होता है, ग्वानीन के रूप में एक्सक्रीट करते हैं। कुछ कीट पदार्थ, कुछ कीट पतंगे, पक्षियां वो होते हैं जो ग्वानीन के रूप में नाइट्रोजन को परिवर्तित करके बाहर निकालती हैं। समझ पा रहे हैं बात आप? ये इसको याद रखिएगा, क्योंकि इम्तिहान में पूछता है ये, है ना। मतलब दे देता है कुछ कि अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक या यूरिकोटेलिक या कौन किस में है, या ऑड वन आउट करने के लिए बोल देगा, है ना। तो कुछ दे देगा, इसमें से 3 दे देगा और एक जो है कोई और दे देगा कुछ, तो ऑड वन चौथा वाला होगा। तो ये जो है बेसिकली आप इसको समझ गए हैं अगर आप। तो हम लोग इंसान की बात करें तो इंसान क्या है? यूरियोटेलिक, ठीक है, जो बेसिकली यूरिया का सेक्रीशन करता है, ठीक है। ध्यान देंगे, अब
ये पूरा काम करता कौन है? किडनी करती है। ठीक, ये देखिए किडनी है, ठीक है, ये किडनी का जो है आपके, ये किडनी है, ठीक। और ये जो पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं बना हुआ है, ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका एक्सक्रीशन सिस्टम है ना। ध्यान देंगे मेरी बात, पूरी बात समझिए कि क्या क्या हो रहा है। देखिए ये हार्ट है, हार्ट से शुद्ध रक्त निकला और निकल करके अरोटा के माध्यम से, आपको मैंने पढ़ाया है अरोटा क्या होता है, धमनी, महाधमनी, याद करिए, आपको पढ़ाया है मैंने। धमनी तंत्र और शिरा तंत्र मैंने पढ़ाया है, उसमें अरोटा पढ़ाया है। नहीं अगर आपको याद है, भूल गए हैं तो फिर से उसको देखिए, ठीक है, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ध्यान देंगे, जो महाधमनी होगी अरोटा टाइप की, सब जो बड़ी धमनी है, वो रक्त को देखिए, शुद्ध रक्त को, ये देखिए शुद्ध रक्त को इस रास्ते से लेके आएगी। ठीक, समझ पा रहे हैं? ध्यान देंगे मेरी बात, ये शुद्ध रक्त आएगा और इधर दोनों तरफ बराबर मात्रा में बट जाएगा। लगभग 6 लीटर, 5 से 6 लीटर 1 मिनट के अंदर, जितना हृदय रक्त पंप कर रहा है 1 मिनट में, उतना ही ये 1 मिनट में छान रहा है। समझ पा रहे हैं बात आप? तो आपको पढ़ाया था मैंने कि 5 लीटर के आसपास जो है ये पंप करता है ना। 72 गुणे 75 याद करिए, है ना, 72 गुणे 75 के आसपास, ये मतलब इतना ml जो है स्पंदन ये करता है। तो कुल मिलाकर के जो है लगभग 5 लीटर औसतन यहां पर रक्त आता है। क्लियर? ध्यान देंगे मेरी बात, ये जो, एक बात समझिए, ये जो यहां से शुद्ध रक्त बन के गया है ना, जरूरी नहीं कि सारा का सारा रक्त शुद्ध हो चुका हो एकदम। देखिए यहां पर अशुद्ध रक्त आया था, ये अशुद्ध रक्त यहां आया, यहां से ये फेफड़े में गया, फेफड़े में ये शुद्ध हुआ। जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा रक्त शुद्ध हो गया हो सकता है कि कुछ रक्त शुद्ध ना हुआ हो सकता है कि कुछ रक्त ऐसा भी रह गया हो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा न पहुंच पाई हो, कार्बन डाइऑक्साइड ही रह गया हो। लेकिन जो भी है, शुद्ध अशुद्ध सब मिलकर के यहां पर शुद्ध की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए बोला जाता है कि शुद्ध रक्त है। शुद्ध रक्त यहां आया, शुद्ध रक्त यहां से यहां आया, और फिर ये यहां से निकला और सीधा यहां आया। ठीक है, शुद्ध रक्त आ रहा है, लेकिन कुछ मात्रा में अशुद्ध रक्त भी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं कि मतलब पूरा 100% प्योर ही आ रहा है, कुछ अशुद्ध भी रहेगा। अब देखिए ये शुद्ध रक्त आएगा, है ना, आधा इधर आधा इधर, इसको लेफ्ट इसको राइट, राइट वाला थोड़ा नीचे होता है, लेफ्ट वाला थोड़ा ऊपर होता है, इसमें आ गया। बात समझ में आ रहा है? किडनी का एक और नाम है रीनल। ठीक है, तो रीनल नाम है तो उसके आगे लॉजी लगा दो, है ना। तो ध्यान देंगे, रीनोलॉजी भी इसका एक मतलब इसका अध्ययन, किडनी का जो अध्ययन है उसे रीनोलॉजी कहते हैं। ठीक, समझिएगा बात हमारी। किडनी के बाहर वाले भाग के अध्ययन को रीनोलॉजी कहते हैं, लेकिन जो अंदर वाला भाग है वो नेफ्रॉन का बना होता है। नेफ्रॉन का बना होता है, तो अंदर वाले भाग के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, किडनी के अध्ययन को, बाहरी भाग के अध्ययन को रीनोलॉजी और आंतरिक भाग के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ध्यान देंगे हमारी बात कि अशुद्ध रक्त जो है, शुद्ध रक्त आया, यहां भी आया, यहां भी आया, दोनों तरफ आया। ठीक, अब देखिए, ध्यान देंगे मेरी बात कि जब यहां पर शुद्ध रक्त आया तो शुद्ध रक्त में
कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो विषैले हैं, उनको अगर कोशिकाओं को ट्रांसफर कर दिया गया तो कोशिकाएं मर जाएंगी, है ना। तो उसी विषैले पदार्थ को छानने का काम ये करेगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये नेफ्रॉन उसको छानने का काम करेगा। और जब उसको छान देगा तो ध्यान देंगे, छान देगा तो यहां से छोटी 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 ब्लड कैपिलरीज हैं, रक्त केशिकाएं हैं, रक्त को लेकर के चली जाएंगी कहां पर, जहां पर जरूरी है। अब ये रक्त देखिए शुद्ध भी है और छना हुआ भी है, यानी फिल्टर्ड भी है और प्यूरिफाई भी है और फिल्टर्ड भी है। ये कोशिका को जाएगा, कोशिका को कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है। लेकिन जो रक्त यहां आते समय इसमें जो कुछ अशुद्ध रक्त आया था, उस अशुद्ध रक्त को वापस यहां भेज देगा और इससे जो है ये फिर से वापस यहां आ जाएगा और यहां आकर के फिर से ये प्रक्रिया में जाएगा और शुद्ध होगा, शुद्ध होकर के फिर यहां आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो जो शुद्ध रक्त आया है उसको छानेगा, यहां पर छननी लगा करके छान देगा। ठीक, छन्नी लगा के छान दिया तो पहली बात तो इसमें ऑक्सीजन हो, जो शुद्ध था उसी को छानेगा, जो अशुद्ध है उसको वापस लौटा देगा, जो अशुद्ध था उसको वापस लौटा देगा इसी रास्ते से, दूसरे रास्ते से। ये देखिए इससे आया और इससे लौटा देगा, है ना। जो शुद्ध था उसको छान दिया, छानने के बाद क्या हुआ कि जो वेस्ट मटेरियल था, जो छना हुआ पदार्थ था, वो देखो ये रास्ते से, इस रास्ते से, है ना, इस रास्ते से, ये देखिए इस रास्ते से, यूरेटर जिसे कहते हैं, इसी यूरेटर से जो है ये आ गया ब्लैडर में आ गया, यूरिनरी ब्लैडर में आ गया। ठीक है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये ऐसा मसल होता है कि कुछ फूल भी सकता है ना। इसलिए आप यहां पर अगर यूरिनरी ब्लैडर में ये जो विषाक्त पदार्थ है ये आ जाता है, तो इस विषाक्त पदार्थ को कुछ देर तक आप होल्ड कर सकते हैं। और एक बात कि महिलाओं में ये जो ब्लैडर होता है वो तुलना में बड़ा होता है अपेक्षाकृत पुरुषों के। क्लियर। लेकिन गर्भाशय के दौरान ये यूरिनरी ब्लैडर पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है ना, इसलिए यहां गर्भाशय के दौरान होल्ड कर पाना मुश्किल होता है। चले आगे, ध्यान देंगे मेरी बात। अंत में ये जो यूरिनरी ब्लैडर है जब ये फुल हो जाता है तो ये आपके मेडुला ऑब्लिगेटा को सूचित करता है, या मतलब आपके डिटेल में बताएंगे इसको तब जब आपको पढ़ाया जाएगा नर्वस सिस्टम। तो ये आपके तंत्रिका तंत्र को सूचित करेगा और आपको ये फील होगा कि यू हैव टू गो टू वॉशरूम। क्लियर। तो आप वॉशरूम जाएंगे और ध्यान देंगे यूरेथ्रा वो बिंदु होता है, वो लास्ट पॉइंट होता है जिससे आप ध्यान देंगे कि एक्सक्रीशन का कार्य करते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो ध्यान देंगे ये पूरा जो खेल है इसमें ये जो किडनी है ये पूरा सारा खेल किडनी का है। किडनी बाहर की ओर से देखिए ये जो है ये बाहर की कुल मिलाकर के बीन से, राजमा खाते हैं, राजमा के आकार की होती है। ठीक है। बाहर से जो है आप उत्तल होगा, अंदर से अवतल की तरह होगा। और ध्यान देंगे ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला भाग, ये जो खाली वाला भाग है, इस भाग को हम लोग कॉर्टेक्स कहेंगे, कॉर्टेक्स। और अंदर वाले भाग को हम लोग मेडुला कहते हैं, इसको हम लोग मेडुला कहते हैं। और बाहर वाले भाग को, ये वाला जो भाग है यहां पर बाहरी परत जो है, इसे हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक। तो उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब ये जो इसकी क्रियाविधि है, किसकी, ये जो आपके इसकी लिवर की जो क्रियाविधि है कि कैसे ये कार्य करता है, सॉरी ये जो किडनी है आपकी, ये किडनी किस तरीके से कार्य कर रही है, इस किडनी के जो है कार्य करने के तरीके को हम लोग को अभी और पढ़ना है कि यहां पर कैसे ये इसको छानती है।
है ना। ये पूरा सिस्टम अभी बचा हुआ है। तो इसको दो भागों में हम लोग देखेंगे, एक होता है रासायनिक क्रिया और एक होता है मैकेनिकल क्रिया। ठीक है, दोनों क्रियाओं के माध्यम से ये किडनी आपकी जो है कैसे छान करके कैसे यूरिनरी ब्लैडर को पहुंचाती है, कैसे इसमें जल मिलता है और ये यहां कैसे आता है, फिर ये जो आपका यूरिन है इसका पीएच वैल्यू क्या होता है वगैरह वगैरह सब हमें पढ़ना है। ठीक है, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, आप थोड़ा सा और चीज देख लीजिए। इसमें बोलता है कि इसके अलावा भी कुछ और अंग होते हैं जो एक्सक्रीशन करते हैं। वो जैसे त्वचा है, त्वचा जो है उसमें श्वेत ग्रंथियां होती हैं, श्वेत ग्रंथियां होती हैं और तैली ग्रंथियां भी होती हैं। तो बोलता है कि उससे जो है यूरिया निकलता है, सोडियम क्लोराइड निकलता है, जल निकलता है, लैक्टिक एसिड भी निकलता है। फिर उसके बाद बोला कि फेफड़ा भी है, फेफड़े में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वहां पर एक्सक्रीट होता है। फिर यकृत का मेन बात कर रहा है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे। यहां पर बोलता है कि देखिए, बोलता है कि यकृत जो है कोलेस्ट्रॉल को जो है सेक्रेट मतलब एक्सक्रीट कर लेता है। ध्यान दीजिए, कोलेस्ट्रॉल में एक होता है पित्तवर्णक, है ना, बाइल पिगमेंट कहते हैं। बाइल पिगमेंट जो होता है उसके अंदर बिलीरुबिन होता है। ठीक, ध्यान देंगे, जब किसी को जॉइंडिस होता है, पीलिया होता है, यहां समझ लेना बात, जब किसी को जॉइंडिस होता है तो यही बिलीरुबिन की मात्रा, ध्यान देंगे मेरी बात, कि शरीर में आरबीसी का निर्माण जो है वो विखंडन नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए आरबीसी की मात्रा बढ़ने लगती है। और फिर उसके बाद प्रॉब्लम यह आती है कि ये जो यकृत है वो बिलीरुबिन को जो है रोक नहीं पाता है और बिलीरुबिन पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है और शरीर के अंदर जो है पीलापन आ जाता है। तो यही बेसिकली आपका जॉइंडिस रोग के लिए कारक है। और फिर बोलता है आंत, आंत से जो एक्सक्रीट होता है वो कैल्शियम और धातुओं के लवण भी एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है। और बोलता है कि ये जो इसका आकार है 10 सेंटीमीटर यूं है, 5 सेंटीमीटर यूं है और 2 सेंटीमीटर लगभग जो है मोटा होता है। और औसतन इंसान के रूप मतलब इंसान, हर अलग अलग इंसान का अलग अलग आकार होगा। ठीक है, कोई छोटा है तो उसका लीवर छोटा होगा, कोई बड़ा है तो उसका जो है किडनी लीवर सब बड़ा होगा, है ना। तो यहां पर जब हम किडनी की बात करेंगे तो किडनी जो है उसका जो इंसान बड़ा है उसका थोड़ा बड़ा होगा शरीर के संरचना के आकार पर, उसमें नेफ्रॉन की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी। तो जब नेफ्रॉन ज्यादा पाया जाएगा तो उसका भार भी जो है बदलता रहेगा, लेकिन औसतन भार इसका बोलता है कि 160 ग्राम लगभग इसका भार होता है। ठीक, अब देखिए इसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन है और लगभग 10 लाख, या यूं कहें आप ये बात समझिए कि काफी मात्रा में पाया जाता है नेफ्रॉन, है ना। और मैं आपको ये बताऊं कि ये दोनों क्रिया है, मतलब दोनों इकाई है, क्रियात्मक इकाई और संरचनात्मक इकाई, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी है ये, मतलब जो है इस किडनी का, है ना। तो बेसिक चीजें आप एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में समझ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जो है अब अगली क्लास में इसके लिए तैयार रहेंगे कि अब इसके अंतर्गत क्या होता है ना। ओवरव्यू मैंने आपको पूरा बता दिया कि होता क्या है, लेकिन अंदर जाकर के कैसे सेक्रीशन होता है, यहां से कैसे छानता है, ये कैसे यहां से सारे विषाक्त पदार्थ अलग करता है, क्या पूरी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। उम्मीद करते हैं कि आप जो है चीज़ों को समझ पाए हैं और लगे आपको कि चीज़ें बेहतर ढंग से चल रही हैं। अच्छा, अब आप देखिए सारे क्लासेस चलने के स्थिति में हैं, तो अब आप जो है इस चैनल को और लोगों को बताएं, जो है स्पेशली जो लोग इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं उनको भी बताएं कि इस तरह का बेहतर जो है एक चैनल है जो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, उससे एक बेहतर
प्लेटफॉर्म जो है लोगों को मिलेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको शेयर सब करेंगे, लोगों को बताएंगे। थैंक यू।